आफ्टरनून। फोर्थ ईयर्स मैं आगे डील कर रही हूँ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में। नेक्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जैसे तुम लोग को पता है प्रेगनेंसी में जनरली देर इज फिजियोलॉजिकल चेंज, और ये चेंज ना केवल कन्फाइंड है टू द यूट्रस बट होल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तुम लोग पता है हर सिस्टम में चेंजेस आते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंज जैसे जो चेंज है वो जनरली प्रेगनेंसी में होती है। जब अपन प्रेगनेंसी नाम लेते हैं तो अपन कहते हैं देयर इज अ हार्मोनल चेंज। और जब हार्मोनल चेंज की बात करते हैं तो देयर इज दो मेजर हार्मोन्स की बात करते हैं, वो है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जब ये दोनों हार्मोन्स जो काम करते हैं तो वो चेंजेस ना केवल चेंजेस देखने को मिलेंगे अपन को यूट्रस में, बल्कि सारे सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में। तो अपन एक एक करके देखेंगे। स्पेशली इस चैप्टर में अपन मेनली स्ट्रेस देंगे टू दी यूट्राइन ऑर्गन्स एज वेल एज यूट्रस और वजाइना, बल्वा, सर्विक्स, इस्थमस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, और उसके बाद बाकी सारे ऑर्गन सिस्टम की तरफ जाएंगे अपन। ठीक है, तो धीरे डील करते हैं अपन। अब जनरली फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी में देखने को मिल रहा है, मैं जैसे बताया दो हार्मोन्स के कारण देखने को मिल रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये दो हार्मोन्स जो है वो जनरली दो चीजें लेके आते हैं, हाइपरट्रोफी एंड हाइपोप्लेजिया। आई होप तुम लोग को पता है कि हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया क्या होता है। साइज ऑफ द सेल में अगर चेंजेस देखने को मिलता है इसको हाइपरट्रोफी कहते हैं, वेरएस नंबर में अगर चेंजेस देखने को मिलता है सेल के तो इसको हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ये दोनों चीजें क्या लेके आती है, ग्रोथ लेके आती है। अब जैसे जैसे ऑर्गन ग्रोथ लेगा ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर कैविटी से दूसरे पर्टिकुलर कैविटी की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली ये चेंजेस जो है इसको अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब यूट्रस अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा पेल्विक कैविटी से इनटू एब्डोमिनल, isn't it? तो अगर वो एब्डोमेन की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली एब्डोमेन को क्या करना पड़ेगा, किसी और ऑर्गन को स्वागत करने के लिए उसको अपने आप को इधर उधर मूव करवाना पड़ेगा। तो तुमने देखा है कि डायफ्राम जो है वो थोड़ा और ऊपर खिसक जाता है, लंग्स जो होते हैं वो थोड़ा और श्रिंक हो जाते हैं, और आप देख सकते हो देयर इज अ क्या डिस्निक स्टेट, ब्रेथलेसनेस इन द प्रेगनेंसी। तो ये एक साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ब्रेथलेसनेस। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चेंज है जो कि जनरली प्रेगनेंसी में होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है ये सारी चीजें वापस नॉर्मल पे आ जाती है। तो मेन चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, और ये दो हार्मोन्स के कारण हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, वो चीजों को बिल्कुल रिलैक्स रखेगा, और जैसे जैसे चीजें रिलैक्स होंगी वैसे वैसे जगह घेरेंगी, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक ऑर्गन रिलैक्स हो रहा है तो वो ऑर्गन रिलैक्स स्टेट में, स्पेशली यूट्रस रिलैक्स फॉर्म में रह रहा है, और अगर यूट्रस रिलैक्स फॉर्म में रह रहा है तो वो चीज को अंदर बनाए रखेगा। वो चीज क्या है, द फीटस, है ना। और फीटस अंदर बना रहेगा तब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यूड रहेगी। जैसे ही फीटस में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, ये जो रिलैक्स स्टेट ऑफ यूट्रस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आते से जो अंदर बना हुआ फीटस है वो एक्सपेल डाउन हो जाएगा। इसको अपन अगर बिफोर द वीक्स 28 वीक से पहले हो रहा है तो उसको अबॉर्शन कहते हैं, 28 वीक के बाद हो रहा है तो जनरली मैनेजेबल प्रीटर्म प्रेगनेंसी डिलीवरी कह सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्योंकि अपन कह रहे हैं कि हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया कारण है, तो ये नॉट केवल कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कि यूट्रस बट टू ऑल द बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो पहला जो अपन देखेंगे वो है जेनिटल ऑर्गन्स में चेंजेस देखने को मिलेगा। पहला जेनिटल ऑर्गन, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहला जेनिटल ऑर्गन है वल्वा। वल्वा में क्या देखने को मिलेगा अपन को, हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। वल्वल एरिया में एडिमेटस वल्वा देखने को मिलेगा। एडिमेटस वल्वा क्यों, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है एडिमेटस वल्वा क्यों, क्योंकि जनरली पूरा बल्क ऑफ यूट्रस जो है वो किस पे रेस्ट कर रहा है, वल्वा पे रेस्ट कर रहा है। ये बल्क ऑफ यूट्रस क्यों बोल रही है मैडम इसलिए बोल रही है क्योंकि इसमें ग्रेविड यूट्रस है। जब मैं नाम ग्रेविड ले रही हूँ उसका मतलब ऐसा यूट्रस जिसमें बच्चा इम्प्लांटेड है ना, एम्ब्रियो इज देयर एंड इट इज इनसाइड द यूट्रस। और जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करेगा वो क्या बाहर डालेगा, किसके ऊपर, वल्वा के ऊपर, सबसे एक्सटर्नली जेनिटल ऑर्गन पे। ठीक है, तो इसके कारण वल्वल एरिया जो है एडिमेटस देखने को मिलेगा, सूजा हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो वेरिकोसिटी दिखाई देगी। अभी मैंने बोला था स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट जो है वो ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को रिलैक्स रखेगा, मोर ब्लड फ्लो करेगा किसकी तरफ, वल्वा की तरफ, और जैसे जैसे वल्वा की तरफ ब्लड फ्लो करेगा तो वेन्स जो है वो और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देंगे। तो अपन कह सकते हैं नेकेड आई से भी अपन देख सकते हैं, खुली आंखों से भी अपन देख सकते हैं आराम से प्रोमिनेंट वेन्स। ये एक कारण है स्ट्रेचिंग, दूसरा कारण है द प्रोजेस्टेरॉन जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, और वो ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रहेगा, मोर ब्लड विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स दी व्हाट, वल्वल एरिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको पता होना चाहिए, डिमांड ऑफ फीटस जो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गई है, और जैसे जैसे डिमांड ऑफ फीटस बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ये ऑब्वियसली ये डिमांड ऑफ फीटस को मीट कैसे किया जा सकता है, ब्लड सप्लाई के थ्रू। तुमको पता है एनर्जी जो खींच रहा है, ऑक्सीजन, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स जो खींच रहा है फीटस, वो किसके थ्रू खींच रहा है,
ब्लड के थ्रू, तो मैटरनल ब्लड सप्लाईज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और ये इसका मेजर कारण है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो आप वेरिकोसिटी देख सकते हो, हाइपरेमिक स्टेट देख सकते हो। हाइपरेमिक स्टेट कौन सी स्टेट होती है? एक ऐसी स्टेट जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द वल्वल एरिया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ वेरिकोसिटी, ये दोनों साइड साइड में चलता है, एक ही कॉइन के दो पहलू है, ठीक है। नेक्स्ट है पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफीड देखने को मिलेगा। हाइपरट्रोफीड कौन सी स्टेट होती है? जिसमें अभी मैंने बताया कि वो एरिया जो है वो थोड़ा और एनलार्ज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ सेल्स एनलार्ज हो चुके हैं, तो थोड़ा और बड़ा वल्वा देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा आप वो पिगमेंटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ना केवल एक पर्टिकुलर सिस्टम में चेंज है बल्कि ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो मिलानिन जो है वो यहाँ पे और ज्यादा एरिया को काला कर देगा, और साथ ही साथ तुमको ये पता है कि ब्लड सप्लाई वहां पे इंक्रीज हो चुकी है, तो वहां पे जो नॉर्मल कलर है उससे ब्लूइश या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और क्योंकि वो ब्लैक हो गया है, क्यों ब्लूइश ब्लैकिश हो गया है, इसका मतलब वहां पे सप्लाई ज्यादा है, इसके कारण वो एरिया जो है वो अब नॉर्मल कलर नहीं है, डिसकलर्ड है या पिगमेंटेड है। समझ आ गया? अब मैं डिसकलर्ड कह रही हूं मतलब कलरेशन नहीं, डिसकलर्ड मतलब कलरेशन बोले तो नॉर्मल, डिसकलर्ड बोले तो एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्यों? एबनॉर्मल वो एबनॉर्मलिटी की बात नहीं कर रही हूं, नॉर्मल से कंपेयर एबनॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि वो कलर्ड नहीं है, ब्लड कलर्ड नहीं है, बल्कि वो ब्लू कलर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वजाइना, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वजाइना। वजाइना नेक्स्ट ऑर्गन हुआ, नीचे से अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वल्वा, नेक्स्ट है वजाइना। वजाइना में भी अपन को वही देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी, एडिमेटस वजाइना देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेस्कुलरिटी वजाइना की तरफ इंक्रीज होगी। अब तुमको पता है कि वजाइना की तरफ एक वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट है। वीनस प्लेक्सिस क्या होता है? जहां पे बहुत सारे वेन्स जो है वो ड्रेन आउट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह में, और तुमको पता है जब वेन्स की ल्यूमेंस खुद डायलेट हो गई है, हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेसिया के कारण वो डायलेट हो गई है, साथ प्रोजेस्टेरॉन के कारण, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के कारण वो डायलेट हो गई है, और सप्लाई टू वीनस प्लेक्सिस जो है वो बढ़ गया है, तो वो एरिया क्या हो गया और ज्यादा ब्लूइश हो गया। जैसे मैम ने अभी बताया कि डिसकलर्ड हो गया, कलर्ड रेड कलर्ड, डिसकलर्ड मतलब वो ब्लू कलर हो गया क्योंकि इंक्रीज ब्लड सप्लाई है, तो डिसकलर्ड हो गया। स्पेशली ये कहां देखने को मिलता है? एंटीरियर वजाइनल वॉल। जब एंटीरियर वजाइनल वॉल की तरफ ब्लूइश डिसकलरेशन देखने को मिलता है तो उसको नाम देते हैं अपन जैक्यूमियस साइन। जैक्यूमियस साइन का एक और नाम होता है चैडविक साइन, ठीक है। आप उसको जैक्यूमियस साइन बोलो या चैडविक साइन बोलो। दैट इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन द वीनस प्लेक्सस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड विच इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, वो इंक्रीज करता है। इसके कारण एंटीरियर वजाइनल वॉल जो है दैट इज बीइंग डिसकलर्ड एंड दैट कलर इज ब्लूइश, एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नाउ डिसकलर्ड ब्लूइश कलर which is specially anterior vaginal wall called Jacquemus sign और Chadwick sign। अब अपन चलते हैं सेक्रेशंस की तरफ। सेक्रेशंस क्या है? वजाइनल वॉल की सेक्रेशन अगर अपन देखने जाए तो वो कोपियस है। कोपियस मतलब बहुत ज्यादा। अब तुमको ये भी पता है कि भैया वजाइनल वॉल भी म्यूकोजल लाइनिंग से कवर्ड है, तो जितने भी गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या हो गए? एनलार्ज भी हो गए, नंबर में भी इंक्रीज हो गए। तो जितना सेक्रेशन वो 1 ml अगर सेक्रेशन कर रही थी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, वो 2 ml सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो अपन को म्यूकस मिल रहा है वो अब इंक्रीज हो चुका है। अब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ म्यूकस इज सो कॉल्ड एज कोपियस, ठीक है। तो कोपियस स्टेट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो मटेरियल है वजाइनल सेक्रेशन जो निकल रहा है वो बिल्कुल थिन रेशे टाइप, अपन 2 उंगलियों के बीच में खींचने की कोशिश करें तो बिल्कुल रेशे टाइप, और साथ ही साथ ये ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसल्यूसेंट है, व्हाइट कलर्ड है, कर्डी है। अब ये व्हाइट कलर आया कहां से? व्हाइट कलर आया है अपना बेसिलाई से, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि एक फ्लोरा है ना। फ्लोरा ऐसी चीज है जो कि इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो उसके साथ पैरासाइट फॉर्म में रहेगी, है ना। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड, और जैसे वो कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में, वो क्या कर देती है? वहां के मीडियम, वहां के पीएच को क्या कर देगी? एसिडिक कर देगी। तो अपन पीएच नापने जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को? पीएच, एसिडिक पीएच, जो कि अपन कह सकते हैं 3.5 to 6। तो ये एसिडिक पीएच जो है वो एक और चीज में कंट्रीब्यूट करती है। तुमको पता है प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट, और जब इम्यूनो सप्रेसिव स्टेट पे रहती है मदर, तुमको पता है असेंडिंग फॉर्म ऑफ इंफेक्शन वजाइना के थ्रू ऊपर जा सकती है यूट्रस तक और फीटस को खराब कर सकती है। तो ये जो असेंडिंग फॉर्म ऑफ इंफेक्शन है इसको रोकता कौन है? वजाइना। क्यों? कैसे? एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करके। ये एसिडिक मीडियम कैसे प्रोड्यूस हुआ? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से, जो कि कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड। और कोई भी असेंडिंग फॉर्म ऑफ इंफेक्शन जो है वो वजाइना के थ्रू ऊपर सर्विक्स और यूट्रस और इवन फीटस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेंज तो देखने को मिलेगा अपन को। नेक्स्ट अपन ने देख लिया वल्वा, दूसरा देख लिया अपन ने वजाइना।
अब नेक्स्ट जो देखने को मिलेगा वो है यूट्रस, द मेन ऑर्गन, है ना। तो अब यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, मैडम जब भी डील करेगी मैडम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को प्रेग्नेंट स्टेट से कंपेयर करेगी, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस जो है वो हमेशा वेट करता है अराउंड 60 ग्राम, ठीक है। उसके अलावा वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर की जो बॉडी की कैपेसिटी जो है, उसकी कैविटी की जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 5 to 10 ml नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में। लेंथ उसकी जो रहेगी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट पे 7.5 सेंटीमीटर्स रहेगी। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो गया वो टर्म पे पहुंच जाएगा यूट्रस, चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, वेट ऑफ यूट्रस जो है जो कि अपन 60 ग्राम बता रहे थे वो इंक्रीज होके 900 to 1000 ग्राम हो गया है, ठीक है। इतना लंबा इंक्रीज, और ऑब्वियसली इतना अमाउंट ऑफ इंक्रीज हुआ किसके कारण, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। मैम आगे पढ़ाएगी तब तुमको पता चलेगा कि कंट्रीब्यूशन ना केवल फीटस की तरफ से बल्कि एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक, एमनियोकोरोनिक मेम्ब्रेन, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। इवन ब्लड सप्लाई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। और जितना भी अमाउंट है ये कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ जा रहा है, वेट की तरफ। तो ये वेट जो है इतना 900 to 1000 ग्राम वेट इंक्रीज देखने को मिलता है अपन को एट टर्म। इसके अलावा लेंथ जो है यूट्रस की, वो लेंथ जो कि 7.5 सेंटीमीटर थी वो लेंथ अब क्या हो गई 35 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 टाइम इंक्रीज हो गया है यूट्रस का लेंथ। उसके अलावा कैपेसिटी अपन बता रहे थे 5 से 10 ml कैपेसिटी था उसका, और अब क्योंकि वो एट टर्म हो चुका है 38 वीक्स क्रॉस कर चुका है वो, तो 38 वीक क्रॉस कर चुका है, तो अब उसकी जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम की कैपेसिटी जो है वो है 500 to 1000 टाइम्स, है ना। आप खुद जानते हो कि एक टर्म पे अगर सिर्फ अपन एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो आप क्या कहते हो 1 लीटर करीब एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। उसके बाद वो धीरे धीरे टर्म से वो पोस्ट टर्म की तरफ बढ़ता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट सोखने लग जाता है फीटस, इजंट इट। तो अपन टर्म की जब बात कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं यार 1000 ml मतलब 1 लीटर करीब अगर वो कैपेसिटी रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कैपेसिटी बढ़ी किसके कारण, अगेन कंट्रीब्यूशन ना केवल फीटस के कारण बल्कि एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक। मैं आगे पढ़ाऊंगी तब तुमको पता पड़ेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड का कंटेंट बना भी, वो भी क्यों बना, एमनियोकोरोनिक कंट्रीब्यूशन, ट्रांसडुएंट फ्रॉम फीटस, ट्रांसडुएंट फ्रॉम मदर्स ब्लड सप्लाई, इन सब की तरफ से एमनियोटिक फ्लूइड कंटेंट बना। तो एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल होता है वेट का इंक्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट आप देखने को मिलेगा वो है बॉडी में चेंजेस। अब यूट्रस के पार्ट्स हम लोग को पता है, यूट्रस के पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ रखा है। यूट्रस के पार्ट्स क्या है, ये यूट्रस है, इजंट इट। तो आपको पता है कि ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फंडस है, ये बॉडी है, ये इस्थमस है, ये सर्विक्स है, इजंट इट। तो बॉडी, ये बॉडी, इस्थमस, ये इस्थमस, जहां पे भी ओपनिंग्स देखने को मिलेगी ये इस्थमस है, ये तीनों मैंने हमने सर्कल कर रखा है, ठीक है। और ये सर्विक्स जो कि ऑब्वियसली उसके नीचे वजाइना और उसके नीचे वल्वा। तो ये पार्ट्स हैं, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं वल्वा और वजाइना। नेक्स्ट अपन देखेंगे सर्विक्स, उसके बाद देखेंगे बॉडी, उसके बाद देखेंगे फैलोपियन ट्यूब, इजंट इट। तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा। तो पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, यूट्रस के फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज बॉडी, ये पर्टिकुलर पार्ट के बारे में। बॉडी में चेंज जो देखने को मिलेगा, सबसे पहला चेंज जो है दैट इज चेंजेस इन द मसल फाइबर्स। तुम लोग को पता है मसल फाइबर्स में चेंज जब बोल रही है मैडम, फिर से वही रिपीट करेगी, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब 2 हार्मोन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। और ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है ना केवल मसल रिलैक्सेंट है बल्कि वो हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया स्टेट लेके आ रहा है। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसके बाद ऑर्गन इंक्रीज हो रहा है, और ऑर्गन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वो बल्क क्रिएट कर रहा है, और ये बल्क किसकी तरफ पड़ रहा है, वजाइना से वल्वा की तरफ। और अभी मैंने पहले पढ़ाया तुम लोगों को कि वल्वा की तरफ बल्क पड़ने के कारण वल्वा जो है वो एडिमेटस हो रहा है, हाइपरेमिक हो रहा है, वेरिकोसिटी देखने को मिल रहा है, इजंट इट। तो ये सारी कंडीशंस ड्यू टू हाइपरट्रोफी एंड हाइपोप्लेजिया के कारण हो रहा है। वहां के मसल फाइबर्स जो है वो नंबर में भी इंक्रीज हो रहे हैं, साइज में भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैडम ये कब तक रहेगा, ये 12वें वीक तक रहेगा, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। 2 हाफ्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। आप कहते हो 14 वीक तक फर्स्ट हाफ, इनिशियल हाफ ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। अगर 14 वीक के बाद आप क्या कहते हो, सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी चालू हो चुका है, 2 ही हाफ होते हैं, है ना। तो इनिशियल स्टेज में जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी हाइपोप्लेजिया, प्रोजेस्टेरोन का कॉन्ट्रीब्यूशन। लेटर ऑन जो है वो है स्ट्रेचिंग, 20वें वीक के बाद जो भी है वो है स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग क्यों हुआ, ग्रोथ ऑफ फीटस के कारण। तुमने सुना होगा फर्स्ट 3 मंथ में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ऑफ फीटस नहीं हो रहा है बल्कि ग्रोथ ऑफ यूट्रस हो रहा है। लेकिन 4th, 5th और 6th मंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो फीटस के साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि फीटस जब साइज इंक्रीज करेगा अपने आप को तो यूट्रस की वॉल स्ट्रेच होगी, और वो इतनी स्ट्रेच हो गई कि वो 1.5 सेंटीमीटर थिन रहेगी,
हैव यू अंडरस्टूड? ये दो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स चेंजेस इन द मसल्स एंड टुवर्ड्स बॉडी.